हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम कर रहे थे एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, जिसको हम प्यार से जीएस4 भी कहते हैं। ओके, बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम इस पे नहीं स्पेंड करेंगे। बट लेक्चर शुरू करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, हर बार की तरह लाइक कर दो, शेयर तो जरूर कर देना, इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है। सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। चलो शुरू करते हैं। तो अब इसकी स्ट्रेंथ्स देखते हैं कि इसकी क्या-क्या स्ट्रेंथ्स हैं एथिक्स ऑफ केयर के। ओके, ये दोनों दीदी हैं, कैरल गिलिगन एंड नेल नोडिंग्स। तो पहली जो इसकी स्ट्रेंथ है कि ये ह्यूमेन एंड कंपैशनेट है। क्योंकि एथिक्स ऑफ केयर हमको रिमाइंड करवाता है कि मोरालिटी जो है ना, वो सिर्फ रूल्स फॉलो करने से नहीं आती, बल्कि लोगों की इमोशंस, उनकी नीड्स और उनकी सफरिंग को समझने से और उस पे काम करने से आप मॉरल बनते हैं, आपके एक्शंस मॉरल होते हैं। तो ये क्या इनकरेज करता है? एम्पैथी एंड काइंडनेस इन मेकिंग एथिकल डिसीजंस मोर ह्यूमेन। फॉर एग्जाम्पल, ये गवर्नमेंट डॉक्टर हैं और ये एक टर्मिनली इल पेशेंट है इनके पीछे। ओके, तो ये इनके जो परिजन हैं इनको काउंसिल करते हैं, उसमें टाइम स्पेंड करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि दवाई लगाई, ड्रिप बदली और चले गए। तो दैट इज बीइंग कंपैशनेट, दैट इज एथिक्स ऑफ केयर। दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स द वल्नरेबल, द एथिक्स ऑफ केयर प्रोटेक्ट्स द वल्नरेबल। तो क्या होता है, जो नॉर्मली ट्रेडिशनल एथिकल थियरीज होती हैं वो सबको बराबर से ट्रीट करती हैं। ओके, जस्टिस, राइट्स, ये सबको बराबर से ट्रीट करते हैं। बट एथिक्स ऑफ केयर जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कि कुछ लोगों को ग्रेटर सपोर्ट की जरूरत होती है बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टांसिस। हो सकता है वो बच्चा हो या कोई डिसेबल्ड पर्सन हो, गरीब हो, बीमार हो, कोई सोशली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी से हो। तो ये इक्विटी को प्रमोट करता है रादर देन मियर इक्वालिटी। ओके, तो फॉर एग्जांपल डिजास्टर्स के टाइम पे स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को, बूढ़े लोगों को, इनको रेस्क्यू करने के लिए, इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, इनको प्रोवाइड करने के लिए। दैट इज एथिक्स ऑफ केयर। तीसरा है, इट स्ट्रेंथन्स पब्लिक सर्विस डिलीवरी। कैसे? तो जो गुड गवर्नेंस होती है वो सिर्फ एफिशिएंट गवर्नेंस ही नहीं होती है, उसको कंपैशनेट गवर्नेंस भी बनना पड़ता है। एथिक्स ऑफ केयर जो है वो एनकरेज करता है पब्लिक सर्वेंट्स को कि वो सिटीजन्स की प्रॉब्लम्स को समझे और उसको रिस्पॉन्ड करें सेंसिटिविटी के साथ, ताकि लोगों का पब्लिक ट्रस्ट जो है वो गवर्नेंस में बढ़ सके। फॉर एग्जाम्पल, ये आंगनवाड़ी वाली दीदी हैं, ठीक है, तो ये रेगुलरली विजिट करते हैं ये जो माइल्यूरिस्ट बच्चे हैं इनके घर पे। ओके, इनके पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, इनकी मदर्स को काउंसिल करते हैं कि क्या खाना है, किस तरह से बच्चों का ख्याल रखना है। ये सिंपली ये नहीं है कि खाना डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए। सो शी इज बीइंग कंपैशनेट, शी इज बीइंग सेंसिटिव, एंड देयरफॉर शी इज प्रैक्टिसिंग एथिक्स ऑफ केयर। देन नेक्स्ट है इट इम्प्रूव्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स। कैसे? कि एथिक्स ऑफ केयर जो है वो ट्रस्ट को रिकॉग्नाइज करता है, कोऑपरेशन को रिकॉग्नाइज करता है, म्यूचुअल सपोर्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि ये एसेंशियल होते हैं फैमिलीज के लिए, स्कूल्स के लिए, वर्क प्लेसेस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, सोसाइटीज के लिए। तो एथिकल डिसीजंस जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करे रादर देन डैमेजिंग देम। कि रूल तो रूल है जी कह के आप किसी को भेज दो, ऐसा नहीं है। आप उसको, उसके कंपैशनेट होके उसकी सिचुएशन को सोचो। फॉर एग्जांपल, ये टीचर हैं और ये एक स्टूडेंट है, तो ये इसको सपोर्ट करते हैं। ये स्टूडेंट जो है स्ट्रगल कर रही है पढ़ाई में बिकॉज इसके फैमिली के सर्कमस्टांसेस सही नहीं है। हो सकता है इसके मम्मी पापा रोज लड़ते हो, एक दूसरे से जूत बजाते हो, तो ये पढ़ ना पाती हो, ये उनके बीच में पीस मेकर ही बन के रह जाते हो। सो ये इसको अलग से, मतलब कोई पनिशमेंट ना दे के इसको काउंसिल करते हैं, इसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, इसके पेरेंट्स से बात करते हैं, तो इसको कंपैशनेट होके इक्विटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, बिकॉज शी इज डिसएडवांटेजेसली प्लेस्ड व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, तो ये इसकी हेल्प करते हैं। दैट इज एथिक्स ऑफ केयर एंड दैट इज हाउ इट इम्प्रूव्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स। देन फिफ्थ है, इट इज वेल सूटेड टू वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया था, वेलफेयर स्टेट, जब मैंने शुरू में एथिक्स ऑफ केयर के बारे में थोड़ा सा बताया था पहले वाले लेक्चर्स में। तो एथिक्स ऑफ केयर जो है ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है किसमें? हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सोशल वेलफेयर में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, चाइल्ड प्रोटेक्शन में, एल्डरली केयर में, रिहैबिलिटेशन में और इस तरह की चीजों में। ओके, जहां पे लोगों की जरूरतों को समझना ऑफन ज्यादा जरूरी होता है कि इंस्टेड ऑफ कि आप रिजिडली प्रोसीजर या रूल्स को अप्लाई करते रहें। तो ये एनकरेज करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो सिटीजन्स को कैसे ट्रीट करे, कि हर इंडिविजुअल जो है उसके सर्कमस्टांसेस यूनिक हैं, अलग हैं, रादर देन कि उसको आप एक केस नंबर, एक फाइल की तरह ट्रीट करो।
सो एग्जांपल से देखते हैं, ये एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं ये दीदी। ओके, तो ये नोटिस करते हैं कि जो सीवियर चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है वो सस्टेन कर रही है, गवर्नमेंट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स भी दे रही है गाँव में, कौन सब कुछ कर रही है, पर फिर भी मदर्स को काउंसिल भी कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट फिर भी जो बच्चे हैं वो अभी भी मेल न्यूट्रिशन है। तो ये अज्यूम करने की बजाय कि ये पेरेंट्स ही नालायक है, नेग्लिजेंट है, इनको समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या करती हैं, ये विलेजेस में विजिट करती हैं और डिस्कवर करती हैं कि दिन के टाइम में बहुत सारी मदर्स जो हैं वो अपनी मजदूरी करने के लिए या खेतों में चली जाती हैं, और ये जो बच्चे हैं इनको दादा दादी के पास ये छोड़ जाती है, जिनको की प्रॉपर फीडिंग प्रैक्टिसेस का नहीं पता, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो अभी तक मदर्स की काउंसलिंग कर रही थी। ओके, सो दादा दादी तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अब क्या करती है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन काउंसलिंग शुरू करती है, क्रैच फैसिलिटीज शुरू करती है, होम विजिट शुरू करती है आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दादा-दादी को भी वो इन्फॉर्म करते हैं, उस जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व करते हैं, ताकि ये बच्चों की न्यूट्रिशन पे वो भी ध्यान दे सके। और यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो लोगों के सर्कमस्टांसेस को समझ के सॉल्व की गई है, सिर्फ फूड डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई है। दैट इज एथिक्स ऑफ केयर, एंड दैट इज कि ये वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों वेल सूटेड है। ओके, सिक्स्थ है कि इट प्रमोट्स इंक्लूसिव गवर्नेंस। कैसे कि ये पॉलिसी मेकर्स को एनकरेज करता है कि वो लोगों की या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं उनकी नीड्स को समझे, जब भी वो कोई नई पॉलिसी डिजाइन कर रहे हो या इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो इससे क्या होता है, जो गवर्नेंस होती है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है, सिटीजन सेंट्रिक होती है लोगों के लिए, जिन खास करके उनके लिए जो डिसेबिलिटीज हैं, बच्चे हैं, एल्डरली हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए। क्योंकि केयर एथिक्स जो है ये रिलेशनशिप्स, डिपेंडेंसी और वेल बीइंग को मॉरली इंपॉर्टेंट मानती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि ये स्पेशली इनेबल्ड लोगों के लिए रैंप्स होते हैं, लिफ्ट में ये ब्रेल साइंस होते हैं, एक्सेसिबल टॉयलेट्स होते हैं, लो हाइट वाले सर्विस काउंटर होते हैं, ताकि उनको व्हीलचेयर वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बसेस में रैंप्स होते हैं, एक्सेसिबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है। ये सब चीजें जो हैं, जैसे सुगम्य भारत अभियान, ये सब एथिक्स ऑफ केयर का ही पार्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन, क्योंकि स्ट्रेंथ्स हैं तो कुछ लिमिटेशंस तो होंगी ऑब्वियसली। तो क्या है, सबसे पहला है रिस्क ऑफ पार्शियलिटी। तो एथिक्स ऑफ केयर जो है, क्योंकि ये स्पेशल इंपॉर्टेंस देता है रिलेशनशिप्स को और इमोशनल बॉन्ड्स को, तो इससे एक तरफ कंपैशन तो स्ट्रेंथन होता है, नो डाउट, बट इससे क्या हो सकता है, जो डिसीजन मेकर्स हैं हो सकता है वो कुछ पर्टिकुलर लोगों को फेवर करना शुरू कर दे, उनको जिनके प्रति वो क्लोजर फील, मतलब क्लोजर फील करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स को भी इंपॉर्टेंस देता है ओवर इक्वली डिजर्विंग स्ट्रेंजर्स, कि भाई स्ट्रेंजर जिसको आप नहीं जानते उसको आप इतना ध्यान ना दो, जिससे आप क्लोज फील करते हो उस पे आप ज्यादा ध्यान दो। तो इससे क्या होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है विद द प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्शियलिटी, वो वायलेट हो सकता है, जिसमें हमें सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, अब ये चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है, तो इनके पास दो बच्चे आते हैं, अनाथ बच्चे। ओके, तो एक इनके गांव का है और एक को ये नहीं जानते। तो ऑफिसर जो है वो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जिस बच्चे को ये जानते हैं उसको फेवर करेंगे, बिकॉज इनकी उसके प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो इससे इनका जो डिसीजन है वो बायस्ड हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। ओके, तो फेयरनेस रिक्वायर्स ट्रीटिंग ऑल चिल्ड्रन विद इक्वल केयर रिगार्डलेस ऑफ एथिकल या रिगार्डलेस ऑफ पर्सनल कनेक्शंस। तो यहाँ पे ये पहली इसकी लिमिटेशन। दूसरी है कि इट कैन कॉन्फ्लिक्ट विद इक्वालिटी बिफोर लॉ। कैसे, देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि उसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कि सेम सिचुएशन में सेम रूल्स हो। इक्वालिटी बहुत जरूरी है, एंड रूल ऑफ लॉ तो ऑब्वियसली पैरामाउंट है ही है। तो एथिक्स ऑफ केयर जो है वो क्या एनकरेज करता है कि आप डिसीजंस कैसे लो, इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। अगर आप पर्सनल सिचुएशंस पे एक्सेसिव रिलायंस दोगे कि और उनके बेसिस पे आप डिसीजंस लोगे, तो इससे सिमिलर केसेस में भी डिफरेंट आउटकम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, लोगों में परसेप्शन बनेगा कि भाई गवर्नमेंट तो अनफेयर है या ये ऑफिसर तो अनफेयर है, उसको तो ये प्रॉब्लम थी तो ये डिसीजन दिया, इसको ये प्रॉब्लम थी तो इसको अलग डिसीजन दिया, इसका नुकसान हो गया, तो हो सकता है उससे पैसे खाए हो, उसको जानता हो, उसकी जात का, उसके धर्म का हो, ये सोच के एक परसेप्शन बन जाती है, जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो विडोज हैं, ओके, ये अप्लाई करते हैं असिस्टेंस के लिए क्योंकि इनने अपना घर खो दिया।
तो एक ऑफिसर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा रिलैक्स कर देता है इनकी सिचुएशन को देखते हुए, एथिक्स ऑफ केयर को फॉलो करते हुए, इनकी पर्सनल स्टोरी सुन के, और दूसरा ऑफिसर कहता है भाई रूल आर रूल, मैं तो रूल्स को फॉलो करूंगा। अब ऑल दो दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दोनों डिजर्व करते थे, बट आउटकम क्या है, डिफरेंस डिफरेंट है। तो हो सकता है ये पर्टिकुलर कास्ट की हो और ये भी उसी कास्ट की हो, तो लोग क्या कहेंगे कि भाई उनकी कास्ट की थी इसलिए कर दिया, नहीं तो इसने तो मना कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से एक कॉन्फ्लिक्ट विद इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर एक इम्पार्शियलिटी को डैमेज हो सकता है। तीसरा है इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई इन लार्ज सोसाइटीज। क्यों? देखो, एथिक्स ऑफ केयर जो है ना, इट वर्क्स बेस्ट जब आपका रिलेशनशिप क्लोज हो, जहाँ पे लोग एक दूसरे को पर्सनली जानते हो। बट गवर्नमेंट्स में क्या होता है, गवर्नमेंट्स जनरली मिलियंस ऑफ सिटीजन्स को एवरीडे सर्व करते हैं, और ये इम्पॉसिबल होता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हर इंसान की इंडिविजुअल जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं उनको कंसिडर करके डिसीजन ले सकें, हर एक के लिए अलग अलग। लार्ज स्केल गवर्नेंस जो है उसमें इसीलिए स्टैंडर्ड रूल्स की जरूरत होती है कि आप अगर इस क्राइटेरिया में आते हो तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, आप अगर इस इतने परसेंट आपको डिसेबिलिटी है तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, आपको रिजर्वेशन मिलेगी। ठीक है, तो कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि कंपैशन को उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अब हर किसी को स्पेशल टाइम या स्पेशल केयर नहीं दे सकते। एग्जाम्पल से देखो, एक स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलियंस ऑफ पेंशन एप्लीकेशन हर साल प्रोसेस करती है। तो अब ये जो ऑफिसर हैं ये हर किसी को पर्सनली विजिट करके हर एप्लीकेंट के होम पे उसके इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस अगर समझने लगेंगे तो भाई पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। तो उन्हें किस पे रिलाई करना होगा, प्राइमरली ऑब्जेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो तो आपको पेंशन मिलेगी, using care and discretion only in exceptional cases। देन नेक्स्ट है कि इट मे एनकरेज पैटर्नलिज्म। मतलब कि कई बार लोग जो होते हैं ना, जो दूसरों की केयर करते हैं, जेन्युइनली केयर करते हैं, सच्चे दिल से केयर करते हैं, वो ये सोचने लग जाते हैं कि मुझे इससे बेटर पता है कि इसके भले की चीज क्या है, इसके भले का डिसीजन क्या है। तो इससे क्या होगा कि वो अनइंटेंशनली उस इंसान की ऑटोनॉमी को, उसकी डिग्निटी को, उसके राइट्स को अंडरमाइन कर देते हो कि वो अपनी चॉइसेस नहीं बना सकता और उसके लिए चॉइसेस मुझे बनानी है, पैटर्नलिज्म। तो केयर जो है ना उसका काम होता है लोगों को एम्पावर करना। ओके, उनकी डिसीजन मेकिंग को रिप्लेस करना केयर का काम नहीं होता। एग्जाम्पल से देखो कि ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, ओके, बहुत दिल लगा के अपना काम करती है, पर्सनली इन्वॉल्व होके लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखती है। ओके, तो ये एक डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम इसके पास आती है, तो ये इसको इंसिस्ट करती है कि तुम गवर्नमेंट से शेल्टर में रहो, दैट इज गुड फॉर यू, आई नो व्हाट इज बेटर फॉर यू, तुम अपने गवर्नमेंट शेल्टर में रहो। ये कहती है कि नहीं मुझे अपने पेरेंट्स के पास रहना है, तो ये मना करती है कि नहीं नहीं तुम पेरेंट्स के पास नहीं रहोगी, तुम शेल्टर में रहोगी। दैट इज पैटर्नलिस्टिक अप्रोच। ये इसकी डिग्निटी, इसकी राइट, जो इसका राइट है अपने लिए खुद डिसीजन लेने का, ये उस पे एनक्रोच कर रही है। बेशक इसकी इंटेंशंस अच्छी हैं इन ऑफिसर की, बट इनकी अप्रोच जो है गलत है। इन्हें इसको इनेबल करना चाहिए, इसको मतलब एम्पावर करना चाहिए कि अपने डिसीजंस ये खुद ले सके। ओके, सो दैट वुड बी द राइट अप्रोच। फिफ्थ है इट री इन्फोर्सेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो एक इसका ये क्रिटिसिज्म है कि आप केयर को, क्योंकि ये फेमिनिस्ट आइडियाज से ये इस जनरेट हुई है, कि भाई अगर आप केयर को प्राइमरली वुमेन के साथ एसोसिएट करते हो तो आप अनइंटेंशनली एक स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स कर रहे हो कि केयर गिविंग जो है वो एक वुमेन की नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे क्या होता है कि इट में लेजिटिमाइज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनपेड केयर वर्क एट होम एंड इन द सोसाइटी। और बाद में जो केयर एथिसिस्ट हैं उन्होंने क्लैरिफाई किया कि केयर जो है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वर्च्यू है, सिर्फ एक फेमिनिन वन नहीं है, यानी कि केयर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ लेडीज लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल देखो, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो फीमेल एम्प्लॉयज से एक्सपेक्ट करता है कि वो एम्प्लॉय वेलफेयर, मेंटरिंग या इमोशनल सपोर्ट की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, बिकॉज वुमेन आर नेचुरली मोर केयरिंग। तो इससे क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो रीइंफोर्स होते हैं रादर देन प्रोमोटिंग इक्वालिटी। ओके, वेलफेयर एंड मेंटरिंग आर एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज इक्वल एंड इंक्लूसिव अप्रोच, नॉट कि आप सिर्फ वुमेन पे वो डाल दो, दैट इज स्टीरियोटाइप। सिक्स्थ है इट लैक्स क्लियर डिसीजन रूल्स। मतलब कि कांट की ड्यूटी बेस्ड इथिक्स में या यूटिलिटेरियनिज्म में आपके पास एक फिक्स्ड
सेट ऑफ रूल्स थे कि आपको किस तरह अपने एक्शंस की मोरालिटी जो है वो जज करनी है कि क्या मैं रूल को फॉलो कर रहा हूँ। यस, इफ आई एम डूइंग माय ड्यूटी, इफ आई एम फॉलोइंग माय रूल, देन अकॉर्डिंग टू कांट आई एम राइट। क्या मेरे एक्शन से ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल जनरेट हो रहा है? अगर हो रहा है देन आई एम मॉरल अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटेरियनिज्म। बट एथिक्स ऑफ केयर में ऐसा कोई क्लियर मेथड आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जब कंपीटिंग नीड्स या कंपीटिंग वैल्यूज क्लैश कर रहे हो। जब मल्टीपल वल्नरेबल पीपल जो हैं उनको हेल्प चाहिए हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, तो ये जो थियरी है एथिक्स ऑफ केयर की, ये बहुत कम गाइडेंस देती है या कोई गाइडेंस नहीं देती है कि किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो डिसीजंस जो हैं वो हैवीली डिपेंड करते हैं यहाँ पे पर्सनल जजमेंट पे। ओके, फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें एक ही आईसीयू बेड अवेलेबल है। अब दो पेशेंट आ गए, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, ओके, और दूसरा है एक 18-19 साल का, 17 साल का एक्सीडेंट विक्टिम। दोनों को इमीडिएट एडमिशन चाहिए, दोनों को बेस्ट केयर डिजर्व, दोनों बेस्ट केयर डिजर्व करते हैं। बट यहाँ पे एथिक्स ऑफ केयर जो है वो कोई आंसर नहीं प्रोवाइड करती है कि किसको ये आईसीयू बेड दिया जाना चाहिए, किसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। सो दैट इज अनदर लिमिटेशन। तो इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम हो सकता है गवर्नमेंट फिर से बैन कर दे, तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपना क्वेश्चन मुझे डीएम कर सकते हैं एंड आई विल रिप्लाई। तो यू आर वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, माय नेम इज राव अनूप सिंह। प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन आइकन तो जरूर दबा दो। यह है आज का मोटिवेशन। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।